नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारी परिचर्चा का विषय भारत और चीन संबंध है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे, जो वर्तमान में मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, और मैं हूं साक्षी मांडवाल। आज की परिचर्चा के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, भारत चीन संबंध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना। दूसरा, भारत चीन संबंध के वर्तमान स्वरूप को समझना। और तीसरा, 21वीं सदी में भारत चीन संबंध के प्रमुख विषय जैसे सीमा विवाद, सामरिक नीति, आर्थिक संबंध और दोनों देशों की साझा वैश्विक नीति का मूल्यांकन करना। भारत और चीन विश्व के 2 सबसे पुरानी सभ्यता वाले और विकासशील देश हैं। दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। भारत और चीन विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति के साथ साथ परमाणु शक्ति वाले देश हैं। विश्व जनसंख्या में चीन का प्रथम स्थान है, तो वहीं भारत दूसरे स्थान पर है। अर्थात मानव संसाधन की दृष्टि से भी ये दोनों देश विश्व शक्ति हैं। अभी तक कहे गए बातों से ये स्पष्ट होता है कि दोनों देशों में काफी समानताएं हैं और दोनों देश एक दूसरे के काफी निकट हैं। हम चर्चा के पहले भाग भारत चीन के संबंध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से चर्चा शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में रेशम के कपड़े को चीनपट कहा है, जिससे ये पता चलता है कि मौर्य काल में भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध थे। इस काल में भारत और चीन को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। ये रेशम मार्ग 14वीं शताब्दी तक विश्व के व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख जमीनी रास्ता था। प्राचीन काल से सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। फाहियान और हुएनसांग 2 प्रमुख चीनी विद्वान भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, जिससे ये भी पता चलता है कि भारत और चीन के मध्य धार्मिक और शैक्षिक आदान प्रदान प्राचीन काल से है। भारत और चीन के मध्य वर्तमान राजनीतिक संबंधों की शुरुआत 1949 से माना जाता है। 1947 में भारत संप्रभु राज्य बनता है। वहीं 1949 के दौरान चीन में राजशाही के स्थान पर साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। भारत पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता दी थी। इस प्रकार आधुनिक भारत चीन संबंध को 63 वर्ष पुराना माना जाता है। दोनों देशों के संबंध को सुविधा की दृष्टि से 10-10 वर्ष के अंतराल में बांटकर देख सकते हैं। पहला भाग 1950 से 1960 तक का दशक है। इस दौरान भारत और चीन संबंध का स्थापना काल माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये दशक भारत व चीन संबंध का सबसे अच्छा काल था। इस दशक में दोनों देश के नेताओं ने एक दूसरे के यहाँ अनेक राजनीतिक यात्राएं की। फलस्वरूप 1954 में भारत चीन मैत्री संधि होती है, जिसमें पंचशील के सिद्धांत का जन्म होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के संबंध काफ़ी उलझे हुए रहे हैं और शुरू से ऐसे थे, तो उनको सुलझाने के लिए ये पंचशील का जो मंत्र दिया गया, उसमें यही कहा गया है कि हम आपस में एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी ना करें और एक दूसरे को अपने बराबर का समझें। तो वो एक इस तरह से फ्रेमवर्क क्रिएट किया कि जिसको आधार मानकर ना कि केवल भारत चीन के संबंधों को सुलझाया जाए, बट उनको आधार बनाया जाए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने के लिए। परंतु इस दशक के अंत में भारत चीन संबंध की कड़ुआहट शुरू हो जाती है। इस कड़ुआहट के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, चीन पंचशील समझौते को छोड़कर भारतीय भूभाग अक्साई चिन में सड़क निर्माण शुरू कर देता है, जो भारत चीन मैत्री संधि विरुद्ध था। दूसरा, 1959 में चीन के प्रधानमंत्री जो एन लॉय ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर भारत चीन की पूर्वी सीमा को विभाजित करने वाली मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। तीसरा, चीन तिब्बत की स्वायत्तता को समाप्त कर इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। परिणाम स्वरूप तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और तिब्बती जनसंख्या तिब्बत से पलायन करती है।
और भारत मानवता के आधार पर तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण देता है। तिब्बती जनसंख्या को भारत में शरण देना चीन को नागवार लगता है और यहीं से भारत चीन संबंध की कड़ुआहट शुरू हो जाती है। भारत चीन संबंध का दूसरा काल 1960 से 1970 तक माना जाता है। ये दशक भारत चीन संबंध का सबसे कड़ुआहट का काल है। ये दशक चीन के दो भारत विरोधी अभियानों के लिए जाना जाता है। पहला, भारत चीन युद्ध। चीन 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर अचानक आक्रमण कर देता है। भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, फलस्वरूप भारत की हार होती है। दूसरा, इसी काल से साम्यवादी चीन के संस्थापक माओ के नाम पर भारत में माओवादी आंदोलन का जन्म होता है, जिसे हम चीन का भारत पर वैचारिक आक्रमण भी कह सकते हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी स्थान पर माओ की विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ स्थानीय किसान और कॉलेज विद्यार्थी भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करते हैं। ये दशक भारत में नक्सलवादी माओवादी हिंसक गतिविधियों के प्रारंभ का काल है, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड आदि राज्यों में थी। भारत चीन संबंध का तीसरा काल 1970 से 1980 के बीच का है। इस दौरान दोनों देशों के संबंध काफी शांत थे। इस काल के अंतिम पड़ाव में भारत चीन संबंध में तेजी आती है। 1979 में तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन यात्रा पर जाते हैं। भारत चीन युद्ध के बाद ये किसी राजनयिक की पहली यात्रा थी। उनके इस यात्रा से दोनों देश के बीच पुनः राजनयिक संबंध आरंभ होते हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संदेह और नफरत की जगह सहयोग और विश्वास का रास्ता खुलता है। दोनों देश आपस में समाचारों का आदान प्रदान शुरू करते हैं। भारत के इस पहल से चीन कैलाश और मानसरोवर के रास्ते भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए खोलता है। भारत और चीन के संबंध का चौथा काल 1980 से 1990 के बीच भारत चीन संबंध काफी ठंडा रहा। इस दशक के आरंभ 1981 में चीन के विदेश मंत्री ह्यू यांग हू भारत आते हैं, जो भारत चीन युद्ध के बाद किसी चीनी राजनयिक की पहली यात्रा थी, परंतु उनकी ये यात्रा किसी परिणाम तक नहीं पहुंचती है। 1986 में दोनों देशों के बीच फिर से कड़वाहट शुरू हो जाती है। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आ जाती है। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा से ये कड़वाहट कम होती है। राजीव गांधी की ये यात्रा 1954 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। राजीव गांधी की इस यात्रा से भारत चीन एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं। दोनों देशों के बीच सीधी वायु सेवा आरंभ होती है और विज्ञान और तकनीकी का आदान प्रदान भी प्रारंभ होता है। पांचवा काल 1990 से 2000 तक के बीच का है। इस दशक में भारत चीन के संबंध में सकारात्मक परिवर्तन आता है। 1991 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग भारत आते हैं। उनके इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सीमा संधि पर हस्ताक्षर होता है और दोनों देश सीमा पारीय व्यापार भी शुरू करते हैं। इस समय से दोनों देश आर्थिक रूप से भी नजदीक आना शुरू होते हैं। 1995 में दोनों देश अपनी सीमा से अतिरिक्त सैनिकों को हटाने पर सहमत होते हैं, जो कि दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनने का संकेत है। 1998 में भारत द्वारा परमाणु शक्ति प्राप्त कर लेने से चीन नाराज हुआ और उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भारत के इस कदम की कड़ी आलोचना की, परंतु बाद में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो जाते हैं। – 2000 से अब तक का समय, जो आज की चर्चा का दूसरा भाग है। 2000 से अब तक के काल को भारत चीन संबंध का आधुनिक काल भी कहा जा सकता है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा से दोनों देश व्यापारिक रूप से काफी नजदीक आते हैं। इस यात्रा में भारत तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को मान्यता देता है, जबकि चीन सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में मान्यता देता है। इसके बाद अप्रैल 2005 में भारत चीन वार्ता तब आगे बढ़ी जब चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत यात्रा पर आते हैं। इस यात्रा के दौरान वेन जियाबाओ ने परस्पर
सहयोग, इतिहास के सम्मान और सीमा विवाद के उचित समाधान निकालने की इच्छा जताई थी। फलस्वरूप दोनों देशों ने सीमा वार्ता का पहल प्रारंभ किया। जुलाई 2006 में लगभग 44 साल के बाद नाथुला दर्रा व्यापार के लिए खोल दिया गया। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम और चीन के तिब्बत प्रांत को जोड़ता है। 2008 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा की, इस दौरान दोनों देशों ने 21वीं सदी की साझा दृष्टि घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस यात्रा से दोनों देश सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी के विकास में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। साथ ही साथ शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहन देना था। भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के 2 वर्ष बाद चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ 2010 में भारत आते हैं। उनकी इस यात्रा से भारत चीन व्यापार में तेजी आती है। पिछले वर्ष 2012 में चीन के 2 राजनयिक भारत यात्रा पर आए। चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ और चीन के रक्षा मंत्री जनरल लियोंग। फरवरी 2012 ब्रिक्स सम्मेलन में हु जिनताओ भारत आए थे, जिसमें दोनों देशों ने व्यापार संतुलन पर जोर दिया। चीनी रक्षा मंत्री जनरल लियोंग सितंबर 2012 में भारत आए थे, जिसमें दोनों देशों ने सीमा पर शांति और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर बात की। एक वर्ष में 2 चीनी राजनयिक का भारत आना इस बात का संकेत है कि दोनों देश नजदीक आ रहे हैं। अब हम चर्चा के तीसरे भाग में चलते हैं। चर्चा का ये भाग वर्तमान भारत चीन संबंध को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित है। इन मुद्दों में दोनों देशों के सीमा विवाद, सामरिक नीति, आर्थिक संबंध और दोनों देशों की साझा वैश्विक नीति को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद पर। अक्टूबर 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन की नई सरकार ने तिब्बत पर भी अधिकार कर लिया। भारत चीन विवाद का प्रारंभ चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने से शुरू होता है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने से दोनों देश भौगोलिक रूप से निकट आ जाते हैं, क्योंकि जब तक तिब्बत स्वतंत्र देश था तब तक भारत की सीमा तिब्बत से लगती थी, न कि चीन से। इसलिए भारत चीन सीमा विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता था। 1914 के शिमला सम्मेलन में मैकमोहन लाइन को भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा माना गया था, परंतु 1959 में चीन की ओर से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि चीन की किसी सरकार ने मैकमोहन लाइन को वैध नहीं माना है। 1959 में चीनी प्रधानमंत्री द्वारा मैकमोहन लाइन के इनकार करने से भारत चीन सीमा विवाद शुरू होता है। वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद में चीन की विस्तारवादी नीति भी जिम्मेदार है। साम्यवादी चीन के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने चीन के विस्तार से संबंधित वसीयत में लिखा है कि तिब्बत उस हाथ की हथेली है जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और नेफा, जो कि वर्तमान अरुणाचल प्रदेश है। इन सभी इलाकों को आजाद करके चीन में शामिल करना आवश्यक है। अब चीनी नेतृत्व इस सपने को साकार करने की कवायद में लगा है। वर्तमान में भारत और चीन के बीच संपूर्ण सीमा लगभग करीबन 4000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से चीन ने 3 सीमा क्षेत्रों को विवादित घोषित कर रखा है। ये है अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन क्षेत्र और ट्रांस काराकोरम ट्रैक। सबसे बड़ा उलझा हुआ मुद्दा भारत और चीन के संबंधों में है उनके सीमा का विवादित होना। बहुत बड़ी सीमा है, करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, और उसके अलावा जो दोनों तरफ से क्लेम्स करते हैं भारत और चीन, तो उनका जो द्वेष है आपस में, उसमें करीब 1,38,000 स्क्वायर किलोमीटर लंबी या बड़ी भूमि जो है उस पर कहें कि कन्फ्यूजन है, क्लेम और काउंटर क्लेम है उसके ऊपर। तो बहुत बड़ा भूमि का भाव ऐसा है जिस पर के विवाद बना हुआ है। दूसरी बात कि ये भूमि का जो हिस्सा है वो बहुत मुश्किल है उसको समझना, क्योंकि वो तो या तो बर्फीले पहाड़ हैं या फिर गहन जंगल हैं, तो वहाँ ना तो कोई लोग रहते हैं, ना कोई वहाँ के इतिहास का किसी तरह का आपके पास कोई लीगल एविडेंस है। तो ये बताना कि इतिहास में कौन यहाँ इन भूमि को कंट्रोल करता था, किसकी संप्रभुता वहाँ थी,
ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर पिछले 40 वर्षों से भारत और चीन इस पर बातचीत कर रहे हैं और कम से कम उन्होंने ये कोशिश की कि सीमा पर शांति बनी रहे। पहला, अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किमी भूभाग पर चीन अपना दावा करता है। चीन ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। इसी कारण उसने मैकमोहन लाइन को स्वीकार करने से मना किया है। वर्तमान समय में ये सीमा रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है, जिसे संक्षेप में LAC यानी लैक कहते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है। यही वजह है कि वे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीजा नहीं देता है। दूसरा, अक्साई चिन्ह क्षेत्र। ये उत्तर पूर्व लद्दाख का 80,000 वर्ग किलोमीटर गैर आबादी वाला क्षेत्र है। वर्ष 1959 में गुपचुप तरीके से इस क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया था। तीसरा, ट्रांस कराकोरम ट्रैक। ट्रांस कराकोरम ट्रैक पाक अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में एक समझौते के तहत इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है क्योंकि भारत ये मानता है कि ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर का अंग है और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का भूभाग चीन को देना अवैध है। भारत और चीन के बीच में फ्रंटियर्स की बात होती थी और फ्रंटियर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होते थे। उनको बढ़ाना या घटाना कोई ख़ास मुश्किल का मुद्दा नहीं रहता था। तो जब यूरोपियन देशों का प्रभाव बढ़ा यहाँ और चीन और भारत उनके प्रभाव में आए और कॉलोनाइज्ड हो गए, तो उन्होंने हमें भूमि से हमारा जो है व्यक्तित्व वो समझाया और दोनों देशों के बीच में सीमा को स्थिर रखने के लिए और शांतिपूर्वक रखने के लिए एक बफर जोन्स का शुरुआत की। और बफर जोन्स के बाद जब ये भारत और चीन आज़ाद हुए तो उन्होंने कोशिश की कि ये बफर जोन से कैसे डील किया जाए। तो सीमा ढूंढते हुए जब दोनों देशों के सैनिक बढ़ रहे थे तो बफर उसमें समाप्त हो गया और तिब्बत जो बहुत बड़ा बफर था वो चीन के भूमि का हिस्सा बन गया। तो ये जो फिज़िकल बफर यूरोपियन देशों ने बनाया था उसको जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की कि एक साइकोलॉजिकल बफर से रिप्लेस किया जाए। उन्होंने कहा चूँकि हम लोग भूमि की बात कम समझते हैं, हम इतिहास में टेरिटोरियल स्टेट नहीं थे, तो एक साइकोलॉजिकल बफर की उन्होंने बात की और वहाँ से शुरू होती है ये बातचीत जिसको हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस नारे को देने से साइकोलॉजिकली इतना सुदृढ़ हो जाएगा संबंध के एक दूसरे के बारे में ख़राब सोचना शायद पॉसिबल नहीं रहेगा दोनों देशों के लिए। तो उस भारत चीन भाई भाई के जो नारे को उन्होंने दिया उसी के अंतर्गत एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसको हम पंचशील संधि कहते हैं। तो पंचशील संधि जब लिखी गई तो उस वक्त माहौल बहुत अलग था और कहा यह जाता है कि जवाहरलाल नेहरू में और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई में एक ऐसी समझ बनी थी कि ये पंचशील संधि के बाद यहाँ भारत ने ये माना कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, बाकी जितने भी राज्य हैं हिमालय में छोटे छोटे, भूटान हो या सिक्किम हो या नेपाल हो, उन पर भारत का प्रभाव रहेगा और चीन ऐसा होने देगा। और इस तरह की शायद बात को लेकर एक सीमा पर संधि अलग से सोची जाएगी और उस पर हस्ताक्षर होंगे। पर वो माहौल जो है वो बिगड़ गया बहुत जल्द, क्योंकि आप देखें कि 1959 में 1959 में दलाई लामा भारत आते हैं और उनको यहाँ शरण दी जाती है और ये चीन के लिए बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव इशू है और उनका रिएक्शन बहुत ही सेंसिटिव था और बहुत ओवर रिएक्शन उन्होंने किया। और जितनी भी हमारी आपस में समझ बनी थी कि सीमा को किस तरह से सुलझाया जाए वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उसी के चलते जब 1961 में पंचशील संधि का समय समाप्त हुआ तो उसको दोहराया नहीं गया, उसको ना एक्सटेंड किया गया ना दोबारा से उस पर हस्ताक्षर हुए। तो बहुत जल्द जो इतना अच्छा माहौल बना था हिंदी चीनी भाई भाई का और पंचशील संधि का, वो बिगड़ा बहुत जल्द, क्योंकि इश्यूज़ जो थे वो बहुत इमोशनल थे। 1957 में जब चीन ने एक नक्शे को छापा जिसमें दिखाया कि बहुत से हिस्से जिन पर भारत सोचता था उनका अधिकृत है,
वो चीन ने अपने तरफ से कहा कि उनके हिस्से हैं, और वहाँ से बात बिगड़ते बिगड़ते फिर 1959 में दलाई लामा भारत आते हैं। तो जो एक माहौल बना था वो बहुत जल्दी से कहें कि बिगड़ गया, और उसके चलते बाद में फिर एक 1962 में युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच में लेकर, और अगले 20 वर्षों तक तो फिर बातचीत बंद हो गई दोनों देशों में। तो एक छोटे समय के लिए बहुत अच्छा माहौल बनता है, और उस माहौल में बड़ी अच्छे सिद्धांतों को दोनों मिलकर उभारते हैं और पूरे विश्व स्तर पर दिखाते हैं, पर वो माहौल बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। उसका असर हम देखते हैं राजीव गांधी के यात्रा के दौरान, जब वहाँ के नेता तंग शाओपिंग वही बात दोहराते हैं वापस कि जो पंचशील के सिद्धांत हैं हम उनको फिर से विश्व स्तर पर लाएंगे और कोशिश करेंगे कि भारत चीन मिलकर पंचशील संधि को और पंचशील सिद्धांतों को एक मापदंड बनाएं पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम भारत चीन के सामरिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चीन एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। सामरिक रूप से चीन हिंद महासागर और भारत के पड़ोसी देशों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के माओवादी आंदोलन में चीन की भूमिका जग जाहिर है। नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन का दखल भारत के हित में नहीं है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में चीन ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट और बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट को अपने व्यापारिक और सैनिक हितों के लिए विकसित कर रहा है। चीन म्यांमार में सिदवे पोर्ट स्थापित कर चुका है, जो चीन का नौसैनिक बेस भी होगा। इस पोर्ट के माध्यम से चीन का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से जुड़ जाएगा। हिंद महासागर में चीन द्वारा पोर्ट विकसित करने से भारत का दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में प्रभाव कमजोर होगा। चीन भारत और दक्षिण एशिया से लगने वाली अपने सीमा पर सड़क और रेल मार्गों का विकास तेजी से कर रहा है। उसने बीजिंग और लासा के बीच रेलवे लाइन का निर्माण पूरा कर लिया है। चीन इस रेलवे लाइन को सिक्किम के नाथुला और नेपाल की राजधानी काठमांडू तक विकसित करना चाहता है, जिससे वे नेपाल और सिलीगुड़ी गलियारे द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ सके। चीन का ये प्रयास भारत को सामरिक रूप से कमजोर करेगा। वहीं भारत द्वारा वियतनाम के सहयोग से दक्षिण चीन सागर में खनिज तेल खोजे जाने पर चीन को आपत्ति है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अपनी संपूर्ण संप्रभुता का दावा करता है, जिससे ये पता चलता है कि चीन अपने सामरिक हितों को लेकर काफी सजग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारत चीन के आर्थिक संबंध की ओर चलते हैं। भारत और चीन एक दूसरे के प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं। दोनों देशों ने आपसी आर्थिक संबंध को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नवंबर 2012 में आर्थिक वार्ता की। इस वार्ता द्वारा दोनों देश बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चीन व्यापार संतुलन की दिशा में सार्थक कदम उठाएगा, क्योंकि भारत चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक घाटे से परेशान है। मतलब भारत चीन को होने वाले निर्यात की तुलना में चीन से अधिक सामान का आयात करता है, जिससे भारत को व्यापारिक घाटा होता है। ये दोनों देशों में जो आर्थिक उन्नति हुई है पिछले 20 या 30 वर्षों में, उसको लेकर पूरा विश्व जो है वो एक तरह से कहें कि चौकन्ना है। ख़ासकर जब 2007 से पूरे विश्व में मंदी का माहौल बना, उसके बावजूद इन देशों में जो आर्थिक उन्नति है वो लगातार होती रही है। और आर्थिक उन्नति जो हो रही है वो इन दो देशों के इतने बड़े समाज में हो रही है कि दोनों को मिलाकर 2.5 बिलियन लोग यहाँ रहते हैं, और उनको यदि आप देखें इतनी तेज़ी से तरक्की करते हुए, तो उसका जो प्रभाव है पूरे विश्व पर पड़ता है, ना कि केवल इनके अपने जीवन पर। तो उनके संबंधों में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, और कैसे उनके संबंध प्रभावित करेंगे पूरे क्षेत्र को और पूरे विश्व को, ये चर्चा का विषय हमेशा रहता है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार से भारत के घरेलू बाजार में चीनी वस्तुओं का प्रभाव बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर भारतीय बाजार पर चीन निर्मित वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, बच्चों के खिलौनों ने कब्जा जमा लिया है। होली, दीपावली जैसे भारतीय बाजार में त्योहार के समय चीन निर्मित पिचकारी, रंग और सजावट के सामान भरे रहते हैं।
चीन द्वारा भारत के घरेलू बाजार पर कब्जा करने से भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। भारत के घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। इससे भारत का कुटीर उद्योग और लघु उद्योग प्रभावित होगा, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। चर्चा के अंत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत चीन की साझा वैश्विक नीति पर विचार करते हैं। भारत और चीन दोनों उभरती हुई आर्थिक शक्ति के साथ साथ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। दोनों देश विश्व पटल पर विकासशील देशों के अगुवा के रूप में जाने जाते हैं। भारत और चीन विश्व के 3 प्रमुख संगठन ग्रुप 20 ब्रिक और बेसिक के सदस्य देश के साथ साथ एक दूसरे के सहयोगी हैं। ग्रुप 20 विश्व के प्रमुख आर्थिक शक्ति वाले देशों का संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ब्रिक विश्व के 4 प्रमुख विकासशील देशों का आर्थिक संगठन है, जिसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना है। ब्रिक के सदस्य देश विकसित देशों की एक तरफा आर्थिक नीति को संतुलित करते हैं। बेसिक जलवायु परिवर्तन पर विकसित देशों के एक तरफा नीति को संतुलित करने वाला 3 शक्तिशाली विकासशील देशों का संगठन है, जिसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर एकमत हैं और विकसित देशों के एक तरफा नीति का विरोध भी करते हैं। उपसंहार। आज की चर्चा से स्पष्ट होता है कि चीन से भारत की संबंध प्राचीन काल से हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की शुरुआत 1950 से मानी जाती है। आज की चर्चा से स्पष्ट होता है कि चीन में साम्यवाद की स्थापना के बाद वे विस्तारवादी हो जाता है, जिससे भारत के साथ इसके संबंध कड़ुआहट भरे हो जाते हैं। 21वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे के काफी निकट आ रहे हैं। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, सामरिक नीति, आर्थिक संबंध और साझा वैश्विक नीति प्रमुख विषय है। आज की चर्चा से स्पष्ट होता है कि भारत चीन सीमा विवाद का जन्म चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से हुआ है। भारत चीन के बीच युद्ध भी चीन के विस्तारवादी नीति का परिणाम है, जैसा कि माओ की वसीयत से पता चलता है। भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत को सामरिक रूप से चिंतन करने के लिए विवश किया है। भारत चीन के आर्थिक संबंध ने एक दूसरे को मजबूत किया है, पर भारत का चीन के साथ बढ़ता व्यापारिक घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैनिक शक्ति भारत के लिए एक चुनौती बन सकती है। भारत चीन संबंध में नकारात्मक मुद्दों के साथ साथ कुछ सकारात्मक मुद्दे भी हैं, जैसे साझा वैश्विक नीति। दोनों देश साझा वैश्विक नीति के तहत ब्रिक, ग्रुप 20, बेसिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर एक साथ हैं। दोनों देश विकासशील देशों के अगुवाओं और आवाज हैं। चीन के संदर्भ में हमें आत्मविश्वास और भारत हित सर्वप्रथम की नीति ही अपनाकर सम्मानजनक मित्रता की दिशा में काम करना होगा। आज स्थिति ये है कि चीन वैश्विक रूप से अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत को एक सतर्क कूटनीति अपनाकर अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। नमस्कार।